चैप्टर 4 फर्म थ्योरी। फर्म थ्योरी सर जी, ये चैप्टर बेसिकली 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करता है। इस चैप्टर में 3 मेन हिस्से हैं। एक है प्रोडक्शन कॉस्ट, दूसरा है रेवेन्यू और तीसरा है मार्केट स्ट्रक्चर। पहला है प्रोडक्शन कॉस्ट और मार्केट स्ट्रक्चर। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन के ऊपर। सर जी, प्रोडक्शन होती है जब आप इनपुट को किसी सिस्टम में डाल और वहां से आउटपुट को जनरेट करें। प्रोडक्शन इज कि आप सिस्टम को किसी इनपुट में डालें और वहां पुट जनरेट करें, यानी कि रॉ मटेरियल को प्रोसेस करें और रॉ मटेरियल आपको फिनिश गुड निकाल के देंगे। तो प्रोडक्शन मेकिंग गुड सर्विसेज। कैसे? इनपुट रिसोर्सेज को हम कंबाइन करते हैं, इनपुट रिसोर्सेज को हम लोग कंबाइन करते हैं और इससे आउटपुट निकालते हैं। इसमें हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल होते हैं: लेबर, कैपिटल, लैंड और लेबर, कैपिटल, लैंड, एंटरप्रेन्योर। प्रोडक्शन बेसिकली एक एक मिक्सचर है ऑफ these 4 forms of प्रोडक्शन। अब इनसे क्या होगा कि हम जितना भी रॉ मटेरियल उसको कन्वर्ट कर पाएंगे इनटू फिनिश गुड। मुझे बताइए, कोई सा भी, तो क्या मैं प्रोडक्शन को सही मानों में अचीव कर पाऊंगा? अगर कोई भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिसिंग है तो क्या मेरी प्रोडक्शन प्रॉपरली थॉरली हो पाएगी कि नहीं? नहीं हो पाएगी। मेरे पास लैंड है, मेरे पास कैपिटल है, मेरे पास मशीनरी है, मेरे पास एंटरप्रेन्योर है, मगर मेरे पास लेबर नहीं है। तो क्या उस लेबर के ना होने से मेरा रॉ मटेरियल खुद ही से कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं हो। लेबर भी है, लैंड भी है, एंटरप्रेन्योर भी है, मगर मशीनरी नहीं है, कैपिटल नहीं है, कैश नहीं है। तो क्या मैं प्रोडक्शन को अंजाम दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा। तो प्रोडक्शन के लिए मुझे ये सारे फैक्टर्स लेके चलने हैं। मगर इसको समझने के लिए हम दो अज्यूम कर रहे हैं, एक लेबर और एक कैपिटल। तो L stands for labor and K stands for capital, Q stands for production। Q का मतलब है प्रोडक्शन, L का मतलब है लेबर और K का मतलब है कैपिटल। हमें यहां तक बात समझ आ गई। जब लैंड प्लस कैपिटल आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो ये बन जाएगी मेरी टोटल प्रोडक्शन। और फिर इस टोटल प्रोडक्शन में से मैं एवरेज प्रोडक्शन निकाल सकता हूं और मैं मार्जिनल प्रोडक्शन निकाल सकता हूं। टोटल प्रोडक्शन से एवरेज प्रोडक्शन भी निकाल सकता हूं और मार्जिनल प्रोडक्शन भी निकाल सकता हूं। अच्छा, अब लेट सपोज मैं आपको एक तरीका बताता हूं उसका। हमने क्या किया, हमने यहां पे सीखा एवरेज प्रोडक्शन। सर जी, एवरेज क्या है? टोटल डिवाइडेड बाय फैक्टर। टोटल डिवाइडेड बाय फैक्टर। वो फैक्टर कोई सा भी हो सकता है। वो फैक्टर कैन बी लैंड, कैन बी कैपिटल, जिसके मुताबिक आप देखना चाह रहे हैं। तो एवरेज प्रोडक्शन लैंड के लिए भी निकाली जा सकती है और एवरेज प्रोडक्शन कैपिटल के लिए भी निकाली जा सकती है। इसी तरह मार्जिनल मार्जिनल प्रोडक्शन भी लैंड के लिए अलग से निकाली जा सकती है और कैपिटल के लिए अलग से निकाली जा सकती है। यानी कि एक आगे मेरे पास टोटल प्रोडक्शन, एक आगे मेरे पास एवरेज प्रोडक्शन, मगर मैंने देखना है इसको लैंड के तनासुब से। तो मैं टोटल प्रोडक्शन को डिवाइड कर दूंगा लैंड पे, जितनी लैंड मेरे पास अवेलेबल। मैंने एवरेज प्रोडक्शन देखनी है
लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं टोटल प्रोडक्शन को डिवाइड कर दूंगा लेबर पे, के लेबर के मुताबिक या इस लेबर को यूज करते हुए कितनी प्रोडक्शन मेरी हुई है। मैंने एवरेज प्रोडक्शन देखनी है कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं टोटल प्रोडक्शन को डिवाइड कर दूंगा कैपिटल पे। तो इसी तरह मैं एवरेज मैं एवरेज किसी भी फैक्टर को यूज करके निकाल सकता हूं। अभी तक मैं ये अज्यूम नहीं कर रहा कि कौन सा फिक्स्ड है कौन सा वेरिएबल है, जस्ट मैं आपको ये फॉर्मूला समझा रहा हूं। अच्छा, मार्जिनल क्या होती है? मार्जिनल क्या होती है? मार्जिनल कहते हैं इजाफी, मार्जिनल कहते हैं एक्स्ट्रा, इजाफी या एक्स्ट्रा। यानी कि अगर मैंने एक एक्स्ट्रा लेबर आपको दी है तो उस एक्स्ट्रा लेबर से कितना इजाफी, कितना एक्स्ट्रा, कितना ज्यादा प्रोडक्ट क्रिएट हुआ है, प्रोडक्ट बना है। अगर मैं एक्स्ट्रा एक घंटा पढ़ाऊं, फर्ज करें मैं अगर आपको एक एक्स्ट्रा घंटा पढ़ाऊं, तो उस एक्स्ट्रा घंटे में हम लोग क्या कवर कर लेंगे, दिस इज मार्जिनल। और एवरेज क्या है कि हम पूरा हफ्ता पढ़ते रहे, किसी दिन एक घंटा क्लास हुई, किसी दिन 2 घंटे, किसी दिन 1.5 घंटा, हमने पूरे हफ्ते का जायजा लिया, एवरेज निकाल लिया कि एवरेज जो क्लास का दुरानिया है वो 1.25 घंटा है। मगर मार्जिनल ये है कि अगर किसी दिन मैं आपको कहूं कि भाई क्लास 1 घंटा एक्सटेंड करेंगे, तो उस एक्सटेंडेड टाइम में मैंने आपको कितना पढ़ाया, उस इजाफी टाइम में मैंने आपको कितना पढ़ाया, ये है मार्जिनल। दो तरह के टाइम पीरियड मेरे पास होते हैं, एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। एक होता है शॉर्ट रन पीरियड और एक होता है लॉन्ग रन पीरियड। सर जी, शॉर्ट रन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें कम से कम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेरा फिक्स रहता है। शॉर्ट रन पीरियड वो पीरियड है जिसमें कम से कम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेरा फिक्स है। और लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड है जिसमें सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेरे वेरिएबल होते हैं। तो शॉर्ट रन में कम से कम एक फिक्स होता है, और लॉन्ग रन में सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। तो एक है शॉर्ट रन, एक है लॉन्ग रन। एक है शॉर्ट रन, एक है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन इज जिसमें सारे के सारे फैक्टर्स नहीं, कम से कम एक वेरिएबल, एक फिक्स और बाकी सारे वेरिएबल। और लॉन्ग रन में सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। अब अगर मुझे प्रोडक्शन को समझना है तो मुझे इसको दोनों एंगल से समझना पड़ेगा, शॉर्ट रन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉन्ग रन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सबसे पहले मैं अगर शॉर्ट रन की बात करूं, अगर मैं शॉर्ट रन की बात करूं तो फर्स्ट करें मैं कहता हूं कि लेबर वेरिएबल फैक्टर है और कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है। फर्स्ट करें मैं आपसे कह रहा हूं कि लेबर मेरी वेरिएबल फैक्टर है और जो कैपिटल है वो उसको मैंने फिक्स कर दिया। यानी कि मैं कैपिटल को कम ज्यादा नहीं कर सकता मगर लेबर को जरूर कम ज्यादा कर सकता हूं। कि लेबर को कम ज्यादा नहीं किया जा सकता मगर कैपिटल को मैं कम ज्यादा कर सकता हूं। अब इसी चीज को सामने रखते हुए मैं आपके सामने एक टेबल क्रिएट करूंगा और आपको समझाऊंगा कि ये जो प्रोडक्शन है इसको हमने सीखना कैसे है। सबसे पहले मैं लेता हूं लेबर, फिर मैंने ले लिया टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन। तो मैंने इसमें अज्यूम किया है, मैंने अजम्पशन ये ली है, मैंने अजम्पशन ये ले ली है कि कैपिटल इज फिक्स्ड, कैपिटल इज फिक्स्ड। ठीक है। अच्छा, लेबर को हम लोगों ने बढ़ाना है। लेट से लेबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमने लेबर को 0 से लेकर 10 तक रख दिया। ठीक। और कैपिटल मेरा फिक्स है। अब मुझे बताइएगा, जब लेबर कुछ भी नहीं है,
कोई मजदूर काम करने के लिए मेरे पास नहीं है, तो क्या मैं कुछ भी प्रोड्यूस कर पाऊंगा? क्या मेरी टोटल प्रोडक्शन कुछ होगी? क्या मेरी टोटल प्रोडक्शन कुछ होगी? नहीं, टोटल प्रोडक्शन मेरी होगी जीरो। टोटल मेरी होगी जीरो। अच्छा, जब टोटल जीरो है तो एवरेज भी जीरो और मार्जिनल भी कुछ नहीं। ना कुछ एवरेज भी होगा, ना कुछ मार्जिनल होगा। ठीक है। जैसे ही लेबर मैंने एक बढ़ाई, जैसे ही लेबर मैंने एक बढ़ाई, फर्ज करें इस एक लेबर ने 10 यूनिट्स बना दिए। इस एक लेबर ने आके टोटल वेयर हाउस में 10 यूनिट्स क्रिएट कर दिए। मुझे बताइए एवरेज कैसे निकालूं? इसकी एवरेज क्या आएगी? 10 डिवाइडेड बाय 1। 10 डिवाइडेड बाय 1 एवरेज हो जाएगी, ऐसे ही। तो ये आ गई 10, ये आ गई 10। अच्छा, अब सोच के बताएं। मार्जिनल, इजाफी। पहले मेरे पास कोई लेबर नहीं था, अब मेरे पास एक लेबर आ गया है। इस एक लेबर के आने की वजह से कितने यूनिट्स क्रिएट कर पाऊं मैं? इस एक एक्स्ट्रा लेबर के आने से कितने इजाफी यूनिट्स मैं बना पाया हूं? 10। तो यहां पे 10 आ गया, यहां पे 10 आ गया। ठीक है। अब लेबर मेरी एक से दो हो गई। फर्ज करें दूसरी लेबर से टोटल जो प्रोडक्शन हुई है वो 25 हुई है, यानी कि अब वेयर हाउस में 25 यूनिट्स पड़े हुए हैं। मुझे बताएं एवरेज कैसे निकालेंगे? 25 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज ऐसे ही आएगी। 25 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 12.5। 12.5 की एवरेज आ गई। अच्छा, अब मुझे बताइए इस एक्स्ट्रा लेबर के आने से मैं कितना इजाफी बना पाया हूं? इजाफी कितना क्रिएट कर पाया हूं? 15। इजाफी बनाए 15। अच्छा, फिर लेबर मेरी बढ़ के 2 से 3 हो गई, तो कुल मिला के 45 प्रोडक्ट्स बने। अब मुझे बताइए एवरेज, एवरेज कैसे होगी? एवरेज कैसे हुई? 45 डिवाइडेड बाय 3, 15। 15। मार्जिनल कितना इजाफी बना है? 25 से कितना इजाफी बन के 45 हो गया? 25 से कितना इजाफी बन के 45 हो गया? 20। 20। अब हुआ ये, हुआ ये, अब यहां पे ये जो चौथा एम्प्लॉय है ना, चौथा एम्प्लॉय, इसको हम एक नाम देंगे। इसका नाम मनहूस एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नंबर 4 इज मनहूस एम्प्लॉय। कारोबार बड़ा अच्छा रहा था, मेरा कारोबार बड़ा अच्छा जा रहा था। मेरी टोटल प्रोडक्शन बढ़ती चली जा रही थी, 10 से 15, 15 से 20, और मेरी एवरेज भी बढ़ रही थी। मगर चौथे एम्प्लॉय आने की वजह से, इस चौथे एम्प्लॉय की आने की वजह से मेरी प्रोडक्शन में कमी कमी आ गई। क्योंकि ये ना खुद काम करता था, ना दूसरों को काम करने देता। इसने ना काम किया ना दूसरों को काम करने दिया। इसकी वजह से प्रोडक्शन मेरी, प्रोडक्शन 60 हुई। टोटल प्रोडक्शन मेरी 60 हुई। ये कितना आएगा हिसाब से? कल कितना आ रहा है? 60 डिवाइडेड बाय 4, एवरेज क्या आती है? अच्छा, मुझे बताइए इसको इजाफी ऐड करने से, इसको इजाफी ऐड करने से कितने यूनिट्स बने हैं? इजाफा बने हैं 15। अब सोच के बताएं, अब सोच के बताएं। पहले 20 तक इजाफी बन रहे थे, अब इसके आने से 20 से बढ़े हैं या 20 से कम हुए हैं? पहले ये इन हो रहा था 10 से 15, 15 से 20, मगर अब क्या, रूस के आने से
20 से कम होके मैं किस पे गिर गया हूं? 15 पे गिर गया हूं, क्योंकि इसने ना खुद काम किया ना बाकियों ने दिया। तो मेरी जो इजाफी प्रोडक्शन है की बजाय कम होना शुरू हो गई है। अच्छा, उसके बाद मैं एक और लेबल, एक और बंदा लेकर आया। बंदा, उसने मुझे बना के दी है टोटल 7। उसने मुझे बना के दी है टोटल 70। अब मुझे बताइए मेरा मार्जिनल क्या है? 70 डिवाइडेड बाय 14। 14, 14 ही आ गए। अब मुझे बताइए इसका मार्जिनल कितना होगा? कितना? इजाफी कितने 10। इजाफी कितने बने हैं? 10। छठा एम्प्लॉय लेकर आया, उसने मुझे बस बना 75। इजाफी कितने? 5। और एवरेज कितने की आ रही है? एवरेज निकालें। 12.5 एवरेज आ रही है, 12.5 की। यहां पे मैं एक और कट ऑफ लगाता हूं। यहां पे मैं एक और कट ऑफ लगा रहा हूं। अब देखें क्या हो रहा है। अगला मेरी मार्जिन बढ़ती चली जाती, 10 से 15, 15 से 20 की। मगर इसके आने से मेरी मार्जिनल प्रोडक्शन गिरने हो गई है, 15 से 10 और 10 से 5। अगर अब इस मनहूस के आने से मेरी एवरेज भी गिरना, इस मनहूस से एवरेज अब गिरना शुरू हुई है। मगर टोटल प्रोडक्शन बढ़ रही है, 10 से 25, 25 से 45, 45 से 60, 70, 70 से 75। मगर क्या टोटल प्रोडक्शन उस रेट से बढ़ रही है जिस रेट से पहले बढ़ रही थी शुरू में? क्या ये उस रेट से बढ़ रही है? नहीं, बढ़ जरूर रही है, मगर स्पीड रेट से नहीं बढ़ रही थी। उस स्पीड से नहीं बढ़ रही थी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। एम्प्लॉय नंबर 7 आया। एम्प्लॉय नंबर, इसने कुल मिला 80 यूनिट दिए, इजाफी 5 बने, और एवरेज करूंगा तो इसका आता है। एवरेज पे निकालिए जरा आंसर। 11.3, 11.43 की एवरेज है। आठवां आया, आठवां, आठवें ने भी 85 ही बनाए, इजाफी बने, चलेगी 10.62 की। एवरेज चली गई 10.6। उसके बाद नौवा बंदा आया, नौवे ने आके कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बनाया, और एवरेज कब चलेगी 9.44 की। और उसके बाद टोटल भी मेरी गिरना शुरू हो गई, ये -5 हो गया, और ये एवरेज आ गई। अच्छा, अब इस टेबल में से मैं जरा कुछ चीजें आपको क्लियर करूं। ये सेट, यानी कि लेबर 0 से लेकर 3 तक, लेबर 0 से लेकर 3 तक है। मुझे बताइए क्या मेरी टोटल प्रोडक्शन 0 से लेकर 3 तक बढ़ रही है या कम हो रही है? क्या मेरी टोटल प्रोडक्शन 0 से लेके बढ़ रही है? प्रोडक्शन इंक्रीजेस। क्या इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है या डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है? मार्जिनल का इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है। टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग मार्जिन रेट, विद इंक्रीज मार्जिनल रेट। ऐसे ही टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट। अच्छा, अब नीचे वाला बताएं जरा मुझे, ये साइड बताएं, 4 से लेकर 6 तक। मुझे बताइए टोटल बढ़ रही है कम हो रही है इसमें भी? 4 से 6 तक टोटल प्रोडक्शन इस तो हो रही है, मगर कि इंक्रीजिंग रेट के साथ है या डिक्रीजिंग रेट के साथ हो रही है? अब मार्जिनल बढ़ रहा है या कम हो रहा है?
इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट, डिक्रीज मार्जिनल रेट। बात समझ आ रही? बात समझ आ रही है? यहां पे मेरा मार्जिनल रेट इंक्रीज हो रहा था, यहां पे मेरा मार्जिन इंक्रीज हो रहा था, और यहां मेरा डिक्रीज हो रहा है। अब मुझे बताइएगा तीसरे में क्या हो रहा है? क्या इसमें भी टोटल प्रोडक्शन बढ़ रही है या कम हो रही है? 80 से है, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस। क्या मार्जिन में कोई फर्क पड़ा है? विद कांस्टेंट मार्जिनल रेट, मार्जिन कोई फर्क नहीं पड़ा, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहा है, इस पे मार्जिनल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो इजाफी 8वां एम्प्लॉय आया उसने कुछ भी खास क्रिएट करके आपको नहीं दिया। 75 से 80 और 80 से 80, वही 5 चला आ रहा है, वही का वही 5 चला आ रहा है, इसमें कोई रेट ना बढ़ा है ना कम हुआ है, कांस्टेंट है। जी। अच्छा, क्या हो रहा है, जरा मुझे एंड बता दें, ये एंड पे क्या हो रहा है? क्या एंड पे टोटल प्रोडक्शन बढ़ रही है या कम हो रही है? 9-10 में प्रोडक्शन बढ़ी कि कम? टोटल प्रोडक्शन डिक्रीजेस, टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज। अब मुझे बताइए, मार्जिनल, मार्जिनल रेट पॉजिटिव है? मार्जिनल, अब यहां पे मार्जिनल इंक्रीज, मार्जिनल मेरा नेगेटिव हो गया, मेरा मार्जिनल नेगेटिव जोन में दाखिल हो, माइनस में चला गया। डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, या इसको नेगेटिव कह लें, नेगेटिव मार्जिनल रेट, नेगेटिव मार्जिनल रेट। हाँ जी, मुझे बताइए यहां तक आपको, व्हाट अबाउट एवरेज, व्हाट अबाउट एवरेज? अब जरा एमपी को एपी के साथ कंपेयर करते हैं। पहले हम कंपेयर थे टीपी को एमपी के साथ, अब एमपी को एपी के साथ। जी, पेपर में आपको टोटल प्रोडक्शन दी होगी या मार्जिन होगी, या टोटल, या आपको टोटल होगा या आपको बताया होगा। अब मुझे बताइए, मार्जिनल और ये जो एवरेज है पहले सेट में, कौन सा ज्यादा है किससे? कौन सा ज्यादा है किससे? क्या एमपी ज्यादा है एपी से, या एपी एमपी? पहले सेट में एपी ज्यादा है या एमपी ज्यादा है? पहले मार्जिनल है एवरेज से, सही है, पहले सेट में मार्जिनल ज्यादा है एवरेज से। अच्छा, व्हाट अबाउट सेकंड सेट, व्हाट अबाउट सेकंड सेट? इसमें क्या हो रहा है? 4 से 6 तक बताइए क्या हो रहा है, 4 से 6 तक बताइए क्या हो रहा है? ज्यादा कौन सी है, एवरेज या मार्जिनल? 4 से 6 कौन सी है, एवरेज या मार्जिनल? एपी ज्यादा। एवरेज प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्शन। जी। और क्या यही ट्रेंड एंड तक चला आ रहा है? मार्जिनल कितनी है, 10, एवरेज 14 है। मार्जिनल 5 है, एवरेज 12.5 है। 5 है, एवरेज 1.3 है। ये भी 5 है, 10.62। तो ये एंड तक एंड है, यहां एवरेज प्रोडक्शन देन
प्रोडक्शन, और यहां पे भी एवरेज इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्शन। अब सुने गौर से, ये जो ऊपर, इस लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, ये है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। देखें, पहले वाली साइड पे मार्जिनल प्रोडक्शन ज्यादा है ना, और बढ़ भी रही है इंक्रीजिंग रेट के साथ, तो इसको मैं कहूंगा दिस इज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। दिस इज लॉ ऑफ रिटर्न या इंक्रीजिंग रेट। दूसरा वाला कहलाएगा लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। ये कहलाएगा लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। दिस इज, तीसरे वाला कहलाएगा, चूंकि ये बराबर था, ये कहलाएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। और चौथे वाला कहलाएगा लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न, क्योंकि इसमें नेगेटिव जोन में एंट्री हो गई है। अब ये बोलेंगे तो नहीं कि इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या होता है, डिक्रीजिंग रिटर्न में क्या होता है। हो गया, चले इसको मैं अब ड्रॉ करता हूं एक ग्राफ के ऊपर। अगेन फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूं। ये है टोटल प्रोडक्शन, ये बनेगी टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद ये बन जाएगी मार्जिनल प्रोडक्शन, ये बन जाएगी मार्जिनल प्रोडक्शन। और इसी को कट करते हुए ये बन जाएगी एवरेज प्रोडक्शन। ये जो ग्रीन वाली है, इट इज एवरेज प्रोडक्शन। इट इज एवरेज प्रोडक्शन। ये जहां से कट कर रहा है ना, इस पॉइंट से जहां से कट कर रहा है, इससे ऊपर ये है मेरी फर्स्ट स्टेज। यानी कि यहां पे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न चल रहा है। ये है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। फर्स्ट स्टेज पे क्या है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। अब देखते हैं जरा, मुझे बताइए लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न में एमपी ज्यादा है एपी से। देख के बताएं जरा, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न में एमपी ज्यादा है एपी से। एमपी ज्यादा है एपी से, अब देखें जरा। यहां तक मुझे बताइए रेड वाली लाइन ऊपर है या ग्रीन वाली लाइन ऊपर है। जो भी हमने ग्राफ बनाया है उसमें रेड ऊपर है या ग्रीन ऊपर है। रेड ऊपर है, इसका मतलब है कि रेड स्टैंड्स फॉर मार्जिनल। यहां पे एमपी ज्यादा है एपी से। यहां पे एमपी ज्यादा है एपी से। यहां पे एमपी ज्यादा है एपी से, चूंकि वो रेड में चली गई। वो रेड में चली गई। अच्छा, उसके बाद उसके बाद यहां से अगर मैं ऊपर लेके जाऊं कहानी को, ये है सेकंड स्टेज। ये है सेकंड स्टेज। अब मुझे बताइए रेड ऊपर है या ग्रीन ऊपर है। ग्रीन ऊपर है, इट मींस एवरेज प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्शन। भाई ऐसे ही था, सेकंड स्टेज में ऐसे ही था। यानी कि ये है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। अच्छा, उसके बाद मुझे बताइए क्या ये रेड वाला नेगेटिव जोन में दाखिल हो गया। ये जो रेड वाला है उसके बाद नेगेटिव हो रहा है।
तो ये है तीसरी स्टेज, दिस इज थर्ड स्टेज। एपी तो ज्यादा है एमपी से, बट एमपी इज नेगेटिव, एमपी इज नेगेटिव, यानी कि ये है लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न, दिस इज लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। एम आई क्लियर विद दिस? यहां पे यहां पे होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, बिल्कुल इस पॉइंट पे होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, हल्का सा नेगेटिव में जाने से बिल्कुल हल्का पहले पहले आएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। जी, ग्राफ में आपने एमपी और एपी को देख के अंदाजा लगाना है कि आप किस स्टेज में खड़े हुए हैं। तो पहले स्टेज में क्या हो रहा था? पहले स्टेज में क्या हो रहा है? मार्जिनल प्रोडक्शन ज्यादा है एवरेज प्रोडक्शन से, इसका मतलब है हम इंक्रीजिंग रेट पे चल रहे हैं। दूसरे में दूसरे में क्या हुआ? डिक्रीजिंग रेट आ गया। और तीसरे में डिक्रीजिंग तो है ही, मगर एमपी चूंकि नेगेटिव में चला गया, तो इसको मैं नाम दे दूंगा लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। एम आई क्लियर विद दिस गाइस? तो अब आपको टेबल भी समझ आ गया और अब आपको इसका ग्राफ भी समझ आ गया। हमने ये सारी बातें कर ली हैं, फिक्स, वेरिएबल, टोटल, मार्जिनल और एवरेज। हमने अपना टेबल बना के ये सारी बात की है। आप एक काम कर सकते हैं, आप ये टेबल घर में खुद से बनाइएगा। ये वाला टेबल आपने ना, ये आपने लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, और ये आपने निकालना है, ये दोनों आपने निकालने हैं। ठीक है? और जब आप ये निकाल लेंगे, उसके बाद देखिएगा कुछ ऐसा कर्व बनेगा। टोटल प्रोडक्शन ऊपर जा रही होगी, ये आपकी मार्जिनल आ रही होगी, और ये आपकी एपी आ रही होगी। तो हमने इसको कंबाइन करके एक सिंगल ग्राफ में देखा है कि इसका रिजल्ट क्या आता है। इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न, यही पढ़ा है, इसी को देखा है अभी। आइए समझते हैं कॉस्ट को, समझते हैं कॉस्ट को। कॉस्ट किसे कहते हैं? चलो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट जो है ना, सबसे पहले मैं जरा आपको कॉन्सेप्ट बताऊं। किताब ने एक कॉन्सेप्ट किया है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। पहले जरा इसको समझते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वर्सेस इम्प्लिसिट कॉस्ट, कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। सर जी, फॉर मैं टीचिंग को छोड़ के टीच छोड़ दूं और अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, अब उसमें ईयर वन मुझे, मैंने सेल की, कॉस्ट ऑफ सेल फर्स्ट करें 50,000, कॉस्ट ऑफ सेल, और इसके अलावा मैंने कुछ मैंने कुछ रेंट दिया है, रेंट दिया है 30,000 रुपये का। ठीक है जी, आवाज अब ओके? आवाज ओके? ओके है या नहीं? बताएं बताएं, आवाज पे फीडबैक दे दें यार जल्दी से, हो रहा है।
क्लैरिटी है? यार आप लोग बता ही नहीं रहे हैं, आवाज ओके है या नहीं है? ठीक है जी, शुरू करते हैं। अब आवाज ओके है? अब आवाज मेरी है आपको? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बिजनेस शुरू किया, अपनी टीचिंग छोड़ी। अब सुने, टीचिंग छोड़ी, टीचिंग बिजनेस स्टार्ट किया, और उस बिजनेस में मुझे पहले साल मुनाफा हुआ। मुनाफा नहीं, मुझे उसमें कॉस्ट ऑफ सेल है 50,000 और रेंट है 30,000। अकाउंटेंट, अगर आप अकाउंटेंट हो तो मुझे बताइए, आप मेरा मुनाफा, मेरा प्रॉफिट कितना निकालेंगे? बीइंग अकाउंटेंट, बीइंग अकाउंटेंट आपके नजदीक मेरा प्रॉफिट कितना है? 20,000। अकाउंटेंट कहेगा कि सर आपका प्रॉफिट है 20,000 रुपए का, 20 के। मगर इकोनॉमिस्ट जो है ना, जो इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट कहेगा नहीं, तुमने गलत कैलकुलेशन की है। इकोनॉमिस्ट कहेगा मेरी बात सुनो जरा, ईयर वन तुम्हारी सेल हुई है 1 लाख, तुम्हारी कॉस्ट ऑफ सेल है 50,000, तुम्हारा रेंट है 30,000, तुम एक और कॉस्ट माइनस करो। मैंने कहा भाई कौन सी कॉस्ट? कहता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने कहा भाई वो कॉस्ट कौन सी होती है? कहता है ये वो कॉस्ट है जो कि तुम्हें अब नजर नहीं आ रही। ये वो कॉस्ट है जो तुम्हें अभी नजर नहीं आ रही, मगर ये एग्जिस्ट करती है। मैंने कहा अच्छा कौन सी कॉस्ट? वो कहता है जनाब ये वो कॉस्ट है जो तुम नौकरी छोड़ के आए हो ना, अगर तुम नौकरी ना छोड़ते तो तुम मुझे बताओ तुम्हें कितनी सैलरी मिलती? मैंने कहा 1.5 लाख। कहता है 1.5 लाख को माइनस करो। मैंने 1.5 लाख को माइनस किया। अब मुझे बताइए आंसर क्या आ रहा है? अगर मैं इसको इकोनॉमिस्ट बन के सोचूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर आएगा 1.30 का लॉस। मेरा आंसर आ जाएगा 1.30 का लॉस। इकोनॉमिस्ट कहता है कि भाई तुम फायदे में नहीं हो, तुम नुकसान में हो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा बिजनेस, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि तुम्हें तुम्हारा बिजनेस उतना नहीं दे पाया जितना तुम नौकरी करके कमा लेते। तुम्हें तुम्हारा बिजनेस उतने पैसे नहीं दे सका जितना तुम नौकरी करके कमा लेते। तो इकोनॉमिस्ट के नजदीक हम प्रॉफिट में नहीं है, हम किस में है? नुकसान में है, लॉस में है, घाटे में। मैंने कहा ठीक है। हम चले गए ईयर 2 पे। फर्स्ट करें ईयर 2 आ गया। ईयर 2, ईयर 2 में सेल हुई 2.5 लाख की,
कॉस्ट आई 1,25,000 की, ठीक है। रेंट मैंने पे किया 30,000, रेंट मैंने पे किया 30,000। अब मुझे बताइए, अगर मैं अकाउंटेंट हूं, अगर मैं अकाउंटेंट हूं तो मेरा कितना मुनाफा है? अगर मैं ईयर 2 में अकाउंटेंट के हिसाब से देखूं तो मेरा कितना मुनाफा आ रहा है? 95,000। मेरा कितना मुनाफा आ रहा है? 95,000। और अगर मैं इसको इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो यहां पे मुझे कौन सी कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो कितनी थी? 1.5 लाख। अब मुझे बताइए, हम नुकसान में हैं या फायदे में हैं? अब मैं कितने लॉस में चला गया हूं? अब मैं चला गया हूं कितने लॉस में? 55,000 के लॉस में चला गया हूं। अब मैं 55,000 के लॉस में चला गया हूं। तो ये भी मुझे लॉस आ रहा है। अकाउंटेंट कहता है प्रॉफिट है, इकोनॉमिस्ट कहता है लॉस है। अकाउंटेंट कहता है मुनाफा, इकोनॉमिस्ट कहता है लॉस। बात समझ आ रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको हम नाम देते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये हमारी क्या है? ये हमारी है इम्प्लिसिट कॉस्ट। वो कॉस्ट जो कि नजर नहीं आ रही। ये वो कॉस्ट है जो कि दिखाई नहीं दे रही मगर मौजूद है। बात समझ रहे हैं? ये वो कॉस्ट है जो कि नजर नहीं आ रही है। इसको मैं कैश में पे नहीं कर रहा, मगर एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे आके मैं उतने पैसे नहीं कमा पा रहा जितना मैं पहले कमा लेता। तो अकाउंटेंट के नजदीक बेशक प्रॉफिट है, हमें उसके कोई गर्ज नहीं है। हम चूंकि इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स के अंदर ये फायदा नहीं, नुकसान है। और इसको मैं कहूंगा सब नॉर्मल प्रॉफिट। अकाउंटेंट इस लॉस को कहते हैं सब नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहते हैं? सब नॉर्मल प्रॉफिट। सब नॉर्मल प्रॉफिट। ये जो नुकसान आ रहा है ना, इकोनॉमिस्ट इसको लॉस नहीं कहते, कहते हैं सब नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहते हैं? प्रॉफिट। यहां तक बात समझ आ गई है? जी, यहां तक ओके। इट इज कॉल्ड सब नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, इसी को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, मैं अगर इसी को रिवाइज करूं, फर्स्ट करें हम ईयर 3 में। ईयर 3 में सेल की 5 लाख की, सेल की 5 लाख की, कॉस्ट आई 3 लाख की, रेंट मेरा बढ़ के हो गया 50,000। मुझे बताइए कितना फायदा है कितना नुकसान है अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? अकाउंटेंट क्या कहेगा? फायदा है कि नुकसान है? 5 लाख, 3 लाख और 50,000। 5 लाख माइनस 3 लाख माइनस 50,000, 1.5 लाख का प्रॉफिट कहेगा अकाउंटेंट। अकाउंटेंट कहेगा 1.5 लाख का प्रॉफिट आ गया। अच्छा, इकोनॉमिस्ट बीच में आएगा, कहेगा क्या माइनस करो? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कितनी माइनस करनी है? 1.5 लाख। माइनस कर ली। अब आंसर क्या आएगा? अब आंसर क्या आएगा? जीरो। अब आंसर क्या आएगा? जीरो। यानी कि अब तीसरे साल, अब बात सुने गौर से, बात सुने गौर से, तीसरे साल मेरा बिजनेस इस काबिल हो गया है कि मैं अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिकवर कर पा रहा हूं। तीसरे साल मेरा बिजनेस इस काबिल हो गया है कि मैं कम से कम उतना कमा पा रहा हूं जितना मैं नौकरी में कमाता था। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? कि तीसरे साल में कम से कम उतना जरूर कमा रहा हूं जितना मैं नौकरी में कमा लेता।
जितना मैं नौकरी में कमा लेता। तो ये है ब्रेक इवन पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। और इसको मैं नाम दूंगा नॉर्मल प्रॉफिट का। इसको मैं नाम दूंगा नॉर्मल प्रॉफिट का। भाई ये बात समझ आई? दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट। दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट। अगर नुकसान हो रहा है तो सब नॉर्मल प्रॉफिट, ब्रेक इवन आ गया तो नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, इसके साथ आपने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को खराब नहीं करना। ये इकोनॉमिस्ट इसको इस तरीके से लेके चलते हैं। अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट खराब नहीं करने अपने, मगर इकोनॉमिस्ट इसको इस तरीके से परसीव करते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर मैं ईयर 4 में आऊं, लेट सपोज ये ईयर 4 है। ईयर 4, ईयर 4 में सेल हुई 7 लाख की, खर्चा हुआ 4 लाख, रेंट दिया 50,000। मुझे बताइए अकाउंटेंट क्या प्रॉफिट देगा मुझे? ईयर 4 में अकाउंटेंट मुझे क्या प्रॉफिट देगा? 2.5 लाख। और अगर मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी माइनस करूं 1.5 लाख की, तो क्या अब मैं फायदे में हूं, नुकसान में हूं, या बराबर हो गया हूं? 1 लाख से फायदे में चला गया हूं। 1 लाख से फायदे में चला गया हूं, 1 लाख से प्रॉफिट में चला गया हूं। ये है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये बात समझ आ गई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने फिक्स रखी हुई है कि अगर मैं नौकरी करता तो मुझे उतने पैसे मिलते हर महीने। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4। मैंने ये अज्यूम किया है कि नौकरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं है। अजम्पशन लेके चला हूं कि नौकरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं है, तभी 1.5 1.5 लाख माइनस कर रहा हूं। टेबल हो सकती है, मगर मैंने फिलहाल इसको अज्यूम किया हुआ है कि ये बराबर चल रही है। जी, सुपर नॉर्मल कैसे आया? 7 लाख की सेल है, 4 लाख की कॉस्ट है, 50,000 का रेंट है। कितना आ गया था? 2.5 लाख। 2.5 लाख में से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस की 1.5 लाख की, हम लाख पे पहुंच गए। डन गाइस? यहां तक ओके? जी ब्रदर, यहां तक ओके? तो हमने ये सीखा कि इकोनॉमिस्ट 3 तरह के प्रॉफिट्स निकालते हैं। एक निकालते हैं सुपर नॉर्मल, एक निकालते हैं नॉर्मल, और एक निकालते हैं सब नॉर्मल। एक निकालते हैं सुपर नॉर्मल, एक निकालते हैं नॉर्मल, एक है सब नॉर्मल। नॉर्मल इज इक्वल टू ब्रेक इवन, सब नॉर्मल इज इक्वल टू लॉस, और सुपर नॉर्मल इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो इकोनॉमिस्ट 2 तरह की कॉस्ट लेकर चलेंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये 2 तरह की कॉस्ट को डील करते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को भी और इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी। डन? सर अगर हम इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इन सब नॉर्मल प्रॉफिट में, पर तो जॉब हमारा ठीक रहेगा। हाँ जी, फिर ठीक रहेगा। फिर अब आप अपना बिजनेस छोड़ के जॉब कर लें, क्योंकि आप नुकसान में हैं। क्योंकि देखें ना, जॉब आपको
जॉब आपको एक फिक्स रिटर्न देता है, फिक्स सैलरी देता है, रिस्क कम होता है, रिस्क ऑफ लूजिंग मनी जॉब में कम होता है। मगर जो आपका बिजनेस है वो डे वन पे आपको मुनाफा नहीं देगा, ग्रेजुअली बढ़ता है। जो बिजनेस है ना, वो ग्रेजुअली बढ़ता है, हर साल हर महीने कुछ ना कुछ इंक्रीज होता है। तो चौथे साल में जाके मुझे फायदा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पहले साल में हार के अपना बिजनेस बंद कर दूं, क्योंकि जब भी नौकरी और बिजनेस में सवाल उठेगा तो क्या करना चाहिए? जब भी नौकरी और बिजनेस में सवाल उठेगा तो क्या करना चाहिए हमें? हमें बिजनेस करना चाहिए, हमें बिजनेस ही करना चाहिए। मगर बिजनेस के लिए पैसे कहाँ से लाएं? बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से लाऊं? जॉब से। जॉब से। लोन से तो फिर आपको पैसा वापस करना पड़ेगा ना। लोन लेंगे या उधार लेंगे तो वो पैसा वापस करना पड़ेगा आपको। तो पहले कुछ कमाएं, नौकरी करें, सेविंग्स करें, और उन सेव किए हुए पैसों से अपना बिजनेस स्टार्ट करें। डन। भजन इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। अब आपने अगली मेरी सारी बात सुननी है तवज्जो के साथ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर जी, मेरे पास दो तरह की कॉस्ट होती है। एक होती है फिक्स कॉस्ट, और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है, डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रोडक्शन, डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रोडक्शन। इसका कोई ताल्लुक क्वांटिटी प्रोड्यूस के साथ नहीं होता। मगर वेरिएबल, ये डिपेंड करती है ऑन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। ये डिपेंड करती है ऑन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। तो फिक्स कॉस्ट मेरी कांस्टेंट होगी और वेरिएबल कॉस्ट मेरी वेरी करती रहेगी। अच्छा, फिर एवरेज कॉस्ट, इसका फॉर्मूला वही होगा जो अभी हम प्रोडक्शन में देख कर आए हैं, यानी कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। वहां पे हमने डिवाइड किया था लेबर के साथ, कैपिटल के साथ। यहां पे डिवाइड करूंगा किसके साथ? क्वांटिटी के साथ। और मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला ये क्या होगा? ये होगा चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। भाई ये सारे फॉर्मूले आपको आते हैं? ये चारों बातें क्लियर है? जी जनाबे अली, चारों बातें क्लियर है? आए इनको टेबल से देखते हैं। लेट्स टेक अ लुक ऑन टेबल। सबसे पहले आपने देखना है कि कितनी आइटम्स प्रोड्यूस हो रही है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये है टोटल प्रोडक्ट्स, यानी कि टोटल प्रोडक्शन। ये है टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन। अच्छा, इसके ऊपर होती है एक फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट। मुझे बताइए टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी
या वेरी करेगी? फिक्स कॉस्ट मेरी सेम रहती है या वेरी करती है? हाँ जी, फिक्स कॉस्ट। तो 10 रुपए, 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 10 रुपए और 10 रुपए, ये फिक्स रहेगा। ये दोनों साइड समझ आती हैं? ये 1 और ये 2 क्लियर है? 1 2 क्लियर है? अच्छा, अब वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट नंबर 3 देखते हैं। मुझे बताइए, वेरिएबल कॉस्ट हर बढ़ते हुए यूनिट के साथ बढ़ेगी कि कम होगी? हर बढ़ते हुए यूनिट के साथ वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है कि कम होती है? इंक्रीज होती है। हर बढ़ते हुए यूनिट के साथ जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, जो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, मैं मार्जिन की बात नहीं कर रहा, जो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ेगी। अच्छा, जब मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, जब मेरी जीरो प्रोडक्शन थी, तो क्या कोई मेरी वेरिएबल कॉस्ट होगी? नील। जब मैंने एक आइटम बनाया, जब मैंने एक आइटम बनाया तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई 9। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई 9। मुझे बताइए, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? जब मैंने एक यूनिट बनाया, इजाफी मुझे कितनी कॉस्ट इनकर करनी पड़ी? 9 रुपए की। ये 9 रुपए आ गए। ये 9 रुपए, ये जो मैंने ब्लू से किए हैं, ये 9 रुपए समझ आया कहां कहां से आया? बिल्कुल राइट पे देखें जरा, टेबल के, टेबल के बिल्कुल राइट पे देखें, मार्जिनल कॉस्ट आ रही है। देखा? मार्जिनल कॉस्ट, टेबल के राइट पे देखो भाई, ये टेबल का राइट है। अच्छा, जब मैंने दूसरा यूनिट बनाया तो मेरी फिक्स कॉस्ट तो सेम रही। टोटल कॉस्ट जो वेरिएबल आई, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आई वो आई 17। मुझे बताइए, इजाफी कितना बना? इजाफी कितना बना? इजाफी कितना बना? 8। और इजाफी कितने यूनिट्स को मैंने प्रोड्यूस किया? 1। तो +1 करने से +8 की कॉस्ट आई। +1 करने से +8 की कॉस्ट आई, तो कुल मिला के कितना हो गया? 17। +1 करने से +8 की कॉस्ट आई, तो कुल मिला के टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 17। अब बात समझ आ गई? 17 समझ आ जी, 17 वाला पॉइंट समझ आया? जब मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाया, दोबारा सुने, जब मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाया, मेरी वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गई। पहले 9 रुपए थी, अब 8 रुपए है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 9 जमा 8, ये 9 और 8 को प्लस करें जरा, कितना होता है? 9 + 8 कितना होता है? 17। ये 17 आ गया। अब समझ आ गया 17 कैसे आया? अच्छा, फिर मैंने इजाफी एक और यूनिट बनाया। मुझे बताइए, इस इजाफी यूनिट के साथ फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी, मुझे 7 रुपया मजीद पड़ा, मुझे 7 रुपए की इजाफी कॉस्ट आई, तो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 9 जमा 8 जमा 7 कितना? 24। 9 जमा 8 जमा 7 कितना हो गया? 24। 9 जमा 8 जमा 7 24। फिर मैंने मजीद 3 से 4 किए, मैंने मजीद 3 से 4 किए, मजीद मैंने एक यूनिट बनाया, उसमें इजाफी कॉस्ट आई 6 रुपए की। तो अब मुझे बताइए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 30 की। यहां तक मेरा पहला सेट खत्म होता है।
ये मेरा पहला सेट खत्म हुआ यहां तक। इससे नीचे क्या हो रहा है अभी मैं उस पर नहीं जा रहा। यहां तक मेरा पहला सेट खत्म हो गया। कितना? यहां तक ओके? भाई टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, आप इसको ऐड कर रहे हैं। 9, 9, 9 + 8 17, 17, 17 + 7 24, 24 + 6 30। टोटल वेरिएबल कॉस्ट बन रही है मार्जिनल कॉस्ट से, कि इजाफी पड़ रहा है। ये आ गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब क्लियर है? हाँ जी, कोई एक आपको गिवन होगी, या आपको मार्जिनल कॉस्ट दी होगी, या आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट दी होगी। कोई एक दी होगी जिससे आप दूसरे को निकालेंगे। कोई एक लाजमी दी होगी जिस दूसरे को कैलकुलेट किया जाएगा। इससे आगे चलो। यहां तक क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? इसके आगे चला जाए। अच्छा जी। अब अगर कोई मुझसे कहे कि भाई टोटल कॉस्ट निकालो, कोई मुझसे कहे टोटल कॉस्ट निकालो, तो मुझे बताइए टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या? ये देखें, टोटल कॉस्ट क्या थी? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो अब जरा ऐड कर दें। 10 + 0 10। 10 + 0 10। 10 + 9 कितना होता है? 10 + 9 कितना होता है? 19। 10 + 17 कितना होता है? 27। 10 + 24 कितना होता है? 34। और 10 + 30 कितना होता है? 40। आपके पास क्या क्या आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई है? क्या आप टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई है? ये ये वाली। क्या आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी है? हाँ जी है। क्या आपके पास इन दोनों का सम टोटल कॉस्ट भी है? हाँ जी है। अब अगर मुझे ये तीनों कॉस्ट हो, क्या मैं इन तीनों की एवरेज निकाल सकता हूँ डिवाइडेड बाय करके? क्या मैं इन तीनों की एवरेज अलग अलग निकाल सकता हूँ डिवाइडेड बाय क्यू करके? कैसे निकालूंगा? 10 ÷ 0। आंसर क्या आ गया? कुछ भी नहीं। 10 ÷ 1। आंसर क्या आएगा? 10। ÷ 2। आंसर क्या आएगा? 5। 10 ÷ 3। आंसर क्या आएगा? 3.3। और 10 ÷ 4। आंसर क्या आएगा? 2.4। भाई एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना आ गया? क्या आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना आता है? अच्छा। अब निकालते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मुझे बताइएगा। 0 ÷ 0। आंसर क्या आएगा? 0 ÷ 0। आंसर 9 ÷ 1। आंसर क्या आएगा? 9। 17 ÷ 2। आंसर क्या आएगा? 8.5। 24 ÷ 3। आंसर क्या आएगा? 8। और 30 ÷ 4। आंसर क्या आएगा? 7.5। भाई ये भी समझ आ गया? अच्छा। अब निकालते हैं एवरेज टोटल के साथ।
10/0 आंसर क्या आएगा? 10/0 कुछ भी नहीं, इन्फिनिटी। अच्छा, 19/1 कितना आता है? 19। 17/2, नहीं सॉरी, 17 नहीं, 27/2। आंसर क्या आएगा? 27/2, 13.5। उसके बाद 34/3, 34/3 का आंसर क्या आता है? 11.3। और 40/4 का आंसर क्या आएगा? 10। भाई क्या टेबल का पहला हिस्सा समझ आ गया इतना? ये ए समझ आ गया। सारा ए है, स्टेज ए। फर्स्ट करें ये स्टेज ए है, जिसमें मैंने 5 कॉलम्स लिए हुए हैं, 5 रोज लिए हुई हैं। यहां तक क्लियर है? अब जिस तरह प्रोडक्शन में जिस तरह प्रोडक्शन में मनहूस आदमी आया था, याद है मनहूस आदमी, मनहूस इंसान कहां पे आया था? प्रोडक्शन में आया था। इसी तरह कॉस्ट में भी यहां पे यहां पे ना, इस पॉइंट पे इन्होंने बैंक से लोन ले लिया, इन्होंने बैंक से लोन पकड़ लिया, बैंक लोन ले लिया। अब मुझे बताइए, सूद क्या कारोबार को उठाता है या गिराता है? सूद कारोबार को उठाएगा कि गिराएगा? अब मेरी कॉस्ट देखें जरा, पहले मेरी जो मार्जिनल कॉस्ट थी वो कम हो रही थी, हर बढ़ते यूनिट के साथ मेरी मार्जिनल कॉस्ट एक एक से कम हो रही थी, ऐसे ही है? हर बढ़ती चली जा रही थी। मगर अब जब इसने सूद पकड़ लिया, तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट कम होगी कि बढ़ेगी? अब मेरी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब देखें क्या बढ़ रही है, 6 से 7 पे गई, 7 से 8 पे गई, 8 से 9 पे गई और 9 से 10 पे गई। अब यहां पे +1 +1 +1 होना शुरू हो गया, जो कि पहले डिक्रीज हो रही थी कॉस्ट, मगर एक पॉइंट पे आके अब मेरी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि सिस्टम में खराबी आ गई। ये बात समझ आती है? जी, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। अब देखें, क्या मेरी फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है? क्या मेरी फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है? नहीं, मगर मेरी मार्जिनल कॉस्ट अब बढ़ रही है, मेरी मार्जिनल कॉस्ट अब बढ़ रही है। तो मुझे बताइए, मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी कि डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी? मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये जो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, अब ये बढ़ तो रही है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है कि डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग with increasing rate। अब ये बढ़ रही है इंक्रीजिंग रेट के साथ। ये बात समझ आती? ये बात यहां तक ओके? अब ये बढ़ रही है इंक्रीजिंग रेट के साथ।
अब ये बढ़ रही है इंक्रीजिंग रेट के साथ। मगर ऊपर क्या हो रहा था? ऊपर क्या हो रहा था? बढ़ तो ये भी रही थी, 9, 17, 24, 30, मगर ऊपर टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट। विद डिक्रीजिंग रेट। जी ऐसा ही है प्यारे बच्चों, ऐसा ही है। बात समझ आ गई? और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज सिस्टम में कोई फनी खराबी आ गई। सिस्टम में कोई फनी एरर हो गया, जिसकी वजह से ये सिस्टम खराब हो गया। अच्छा खासा काम हो रहा था, मगर मेरे बिजनेस को किसी की नजर लग गई, या मैंने कुछ ऐसा किया जिससे अब मेरी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई है। इन अदर वर्ड्स, मेरे काम में से बरकत खत्म होना शुरू हो गई है। जितना मर्जी एफर्ट कर लें, पैसा ले आए, मशीनरी ले आए, लेबर ले आए, जब बरकत ही नहीं होगी तो क्या वो बिजनेस चलेगा? जब वो बरकत का एलिमेंट ही नहीं है तो क्या ये बिजनेस काम करेगा? नहीं करेगा काम। अब अगर मैं इसको ग्राफ पे लेके जाऊं, तो मुझे बताइए टोटल फिक्स कॉस्ट, क्या टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा या वो वेरी करता है? टोटल फिक्स कॉस्ट क्या मेरा सेम रहता है या वो वेरी करता है? अब ये देखिए जरा, ये है टोटल फिक्स कॉस्ट, क्या ये सेम है? क्या टोटल फिक्स कॉस्ट सेम है? अच्छा, पहले टोटल कॉस्ट बढ़ रही थी विद इंक्रीजिंग रेट, ये देख रहे हैं, ये पहले बढ़ रही थी विद इंक्रीजिंग रेट, उसके बाद ये बढ़ेगी विद डिक्रीजिंग रेट, उसके बाद ये बढ़ेगी विद डिक्रीजिंग रेट। पहले बढ़ रही थी इंक्रीजिंग रेट के साथ, पहले बढ़ रही थी इंक्रीजिंग रेट के साथ, यहां लिखता हूं, टोटल कॉस्ट इंक्रीजिंग, मगर अब बढ़ेगी तो डिक्रीजिंग रेट के साथ। ये जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, और ये इंक्रीज है विद इंक्रीजिंग रेट। भाई लोग बात समझ आती है? टोटल फिक्स कॉस्ट तो हमेशा सेम है ना यार, टोटल फिक्स कॉस्ट तो हमेशा से सेम है। ये वही 10 रुपए है जो हम लगा रहे थे, टोटल फिक्स कॉस्ट ये वही 10 रुपए है जो हम लगाते आ रहे हैं, और ये सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, इसमें कोई चेंज नहीं आया। और जो टीवीसी है वो इस तरीके से है, बढ़ रही है इंक्रीजिंग रेट के साथ और फिर बढ़ रही है विद डिक्रीजिंग रेट के साथ। एम आई क्लियर? अब आपसे एक मासूमाना सा सवाल पूछता हूं, मुझे बताइए टोटल कॉस्ट तक पहुंचने के लिए टीवीसी में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? टोटल कॉस्ट तक पहुंचने के लिए टीवीसी में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? तो ये जो गैप है, ये जो गैप है, इन दोनों के बीच में ये जो गैप आ रहा है, ये गैप क्या है भला? ये गैप क्या शो कर रहा है? ये किस चीज का गैप है? ये गैप शो कर रहा है, गैप शो कर रहा है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को, गैप शो कर रहा है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को। यानी कि ये जो मैंने नीचे बनाया है ना,
इसमें टीवीसी को ऐड करूंगा तो मेरा बन जाएगा टीसी। इसमें अगर मैं फिक्स इसमें टोटल फिक्स कॉस्ट में अगर मैं टीवीसी को ऐड करूं तो मेरा क्या बन जाएगा, टोटल कॉस्ट। ये गैप दिखा रहा है कि ये जो डिफरेंस है इन दोनों में, ये वही सेम डिफरेंस है जो कि टीएफसी का है। ये जो गैप है ये वही है जो कि टीएफसी का गैप है। अगर आप गौर करें ना तो ये गैप बराबर है, हर पॉइंट पे ये गैप सेम है। किसी भी जगह पे ऐसा नहीं है कि कर्व ज्यादा बड़ा है या कम बड़ा है, बिल्कुल बराबर का गैप आ रहा है। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एम आई क्लियर? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। भैया यहां तक बात समझ आती? अच्छा जी। अब अगर मैं मार्जिनल्स को और एवरेज को ग्राफ पे बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से बनेंगे। अगर मैं इन मार्जिनल्स को और एवरेज को कर्व पे लेके जाऊं तो ये कुछ इस तरीके का आपको नजर आएंगे। मार्जिनल कॉस्ट होगी ऐसी, ये है मेरी मार्जिनल कॉस्ट, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी मेरी मार्जिनल कॉस्ट। क्योंकि देखें, पहले मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रही थी, याद है? जब तक मैंने लोन नहीं लिया था मेरी मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, यहां तक डिक्रीज हो रही थी यहां तक। मगर इस पॉइंट से ऑनवर्ड ये बढ़ रही है। और क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अब मार्जिनल कॉस्ट में लोन का एलिमेंट शामिल हो गया, जिसकी वजह से अब ये बढ़ना शुरू हो गई है विद इंक्रीजिंग रेट, विद इंक्रीजिंग रेट। अगर आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसी बनेगी, और एवरेज टोटल कॉस्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। ये चूंकि फ्री हैंड है तो आपने इसमें परेशान नहीं होना, बस आपने मूवमेंट ज़हन में रखनी है कि जो मेरी एमसी है वो ऐसे करके ऐसे जाती है, और जो टोटल कॉस्ट है वो ऐसे करके इस तरीके से आती है। आपने बस इसको बनाना ज़हन में रखना है, क्योंकि इसका हम शाम में यूज करेंगे जब हम मार्केट स्ट्रक्चर्स को कवर करेंगे। शाम में जब मार्केट स्ट्रक्चर को देखेंगे, परफेक्ट कंपटीशन को, मोनोपोली को, तो इस तरीके से। अच्छा, अब आपसे एक सवाल पूछता हूं। ये है एवरेज टोटल कॉस्ट, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये गैप क्या शो कर रहा है? ये गैप क्या शो कर रहा है? एवरेज टोटल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, बीच में क्या होना चाहिए? एवरेज, एवरेज फिक्स कॉस्ट, टोटल नहीं, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट। मुझे बताइए जरा, एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है ये शुरू में ज्यादा था और एंड पे कम होके 1.3 रह गया, ऐसा ही है? शुरू ये 10 से हुआ था, शुरू ये 10 से हुआ था और कम होके कितना हो गया था? 1.3। शुरू 10 से हुआ था और कम होके कितना हो गया था? 1.3। देखे जरा, शुरू में गैप ज्यादा है, शुरू का गैप ज्यादा है, ये गैप 10 का होगा, और आगे देखे तो गैप कम हो रहा है। गैप कम होता 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 कहां पे आ जाएगा? 1.3 पे। मगर टोटल के केस में मुझे बताइए, क्या ये गैप कम हुआ था या वो सेम रहा था? टोटल के केस में जब मैंने टोटल फिक्स कॉस्ट निकाली थी उसमें सेम है,
मगर एवरेज फिक्स कॉस्ट जब हम उसका एवरेज निकालते हैं तो वो कम होना 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 शुरू होकर बहुत ही कम हो रहा होता है। शुरू एक बड़ी वैल्यू से होता है, मगर कम होते होते बहुत ही माइन्यूट सी वैल्यू पे आ जाता है। स्टार्ट्स विद अ बिगर वैल्यू, मगर एंड करता है एक छोटी सी वैल्यू पे। यहां तक क्लियर है? यहां तक ओके? सर एएफसी की कर्व कम क्यों हो रही है? क्योंकि ये एवरेज है ना, एवरेज है, टोटल नहीं है। जब आप ज्यादा क्वांटिटी बनाएंगे तो उसकी पर क्वांटिटी एवरेज कम होनी शुरू हो जाती है। पर क्वांटिटी एवरेज कम होना शुरू हो जाती है, ये एवरेज की बात हो रही है। ये डायग्राम शॉर्ट रन्स की है। ये किसकी है? ये सारी किसकी है? शॉर्ट रन की है। ये सारी किसकी है? शॉर्ट रन की है। अब ये देखें जरा, ऊपर वाली शो कर रही है एमपी और एपी, नीचे वाली शो कर रही है एमसी और एसी। अगर आप गौर करें तो क्या ये दोनों के मिरर इमेजेस नहीं है? ये देखें, ये आपका मार्जिनल प्रोडक्शन है, ऊपर गया नीचे आया। और एमसी पहले नीचे गया, उसके बाद ऊपर आया। क्या ये लाइक टू लाइक नहीं हो रहा? मगर मिरर, पहले एमपी बढ़ा, पहले एमपी बढ़ा और उसके बाद एमपी गिरा। यहां पे पहले एमसी गिरी और फिर एमसी ऊपर को उठी। इसका मतलब यह है कि जब मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ती है तो मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होती है, और जब मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही होती है तो मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रही होती है। ये बात ध्यान में रहेगी। ये शाम के टाइम काम आएंगी चीजें, कि जब मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ती है तो मार्जिनल कॉस्ट कम होती है, और जब मार्जिनल प्रोडक्शन कम होगी तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होगी। इनवर्स, क्योंकि ये मिरर है ना, इसमें इनवर्स रिश्ता है। इसमें रिश्ता क्या है? इनवर्स रिश्ता है। इसी तरह एवरेज और ये एवरेज देखें, ये भी बिल्कुल आपस में मिरर इमेजेस हैं। वो उल्टा बे है, ये सीधा बे है। वो उल्टा बे है, ये सीधा बे है। एपी जब हमने बनाया है तो ये उल्टा बे बनाया है, अलग बे वाला बे। और जब एसी बनाया है तो ये बिल्कुल सीधा बे बनाया है। एम आई क्लियर? यहां तक ओके? जी बिल्कुल। ऊपर उस एम्प्लॉय की वजह से और नीचे एक लोन की वजह से। भाई रीजन कोई भी हो सकता है, बात सुने। ये मैंने एम्प्लॉय की मनुसियत और लोन तो जस्ट समझाने के लिए बताया है, रीजन कोई भी हो सकता है। किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से कॉस्ट बढ़ सकती है। ये लोन वाली बात और एम्प्लॉय वाली बात मैंने समझाने के लिए की है आपको। इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके। अब बात करते हैं रेवेन्यू की, बस ये आखिरी बात सुन लें, उसके बाद छुट्टी करते हैं। रेवेन्यू, भाई रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू यानी कि सेल होती है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ऐसा ही है। रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो टोटल रेवेन्यू होगा टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस।
अगर मुझे एवरेज रेवेन्यू निकालना हो तो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। और अगर मुझे मार्जिनल रेवेन्यू निकालना हो तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अगर मुझे एवरेज रेवेन्यू निकालना है तो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, और अगर मुझे मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। भाई ये बात समझ आई है? एक बिल्कुल आखिरी बात करूं आपसे, उसके बाद कहानी को एंड कर देंगे। बिल्कुल लास्ट बात करने जा रहा हूं, बिल्कुल आखिरी बात सुनना। साबित करें एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू पी। क्या आप इसको प्रूव कर सकते हैं? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू पी, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए साबित करें एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू पी। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? ये देखें, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू। अच्छा, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाय क्यू। उसके बाद क्यू क्यू से कट जाएगा, तो ये बन जाएगा एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। ये बात समझ आती है? चलो, यहां तक हमने इसको समझ लिया है। और शाम में अब हम लोगों ने मुलाकात करनी है, किसके लिए? मार्केट स्ट्रक्चर्स के लिए। शाम में मैं अब आपको बताऊंगा ठीक 6 घंटे के बाद कि व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक, व्हाट इज मोनोपोली एंड व्हाट इज ओलिगोपोली। जो भी सवाल है अब आप काइंडली मुझे व्हाट्सएप कर दें, क्योंकि इस लाइसेंस में अब अगली क्लास शुरू होने वाली है। अपना ख्याल रखिएगा। शाम में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।